और उस चीज का नाम है टेक्सटाइल इंडस्ट्री, उस चीज का नाम है वस्त्र उद्योग। सिर्फ एक इस सेक्टर में हम सब मिलकर काम करें तो हमारे ये तीनों सामाजिक उद्देश्य और आर्थिक उद्देश्य ऑफ कोर्स ये पूरे हो सकते हैं। आज की तारीख में भी अगर आप देखोगे तो हमारे देश में सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट, सबसे ज्यादा रोजगार खेती के बाद अगर कोई सेक्टर देता है तो वो टेक्सटाइल यानी वस्त्र उद्योग है। लगभग 4.5 करोड़ लोग डायरेक्टली इसमें काम करते हैं और लगभग 6 करोड़ लोग, 6 करोड़ परिवार इसके ऊपर इनडायरेक्टली डिपेंडेंट है, इनको रोजगार मिलता है। इसके अलावा हमारा जो एक्सपोर्ट है, भारत का जितना भी एक्सपोर्ट होता है, ये 8% एक्सपोर्ट ये टेक्सटाइल का यानी वस्त्र उद्योग का है। अभी ये जो वस्त्र बनते हैं, ये वस्त्र बनने के लिए जो धागे, जो तंतु आते हैं, ये 2 प्रकार के होते हैं। एक तो वो तंतु, वो धागे जो हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं, जिन्हें हम नेचुरल फाइबर्स कहते हैं। ये प्रकृति में वनस्पति, प्राणी, इनसे हमें मिलते हैं। और दूसरे ऐसे फाइबर है, तंतु है, धागे है जो हमें केमिकल से, पेट्रोकेमिकल से मिलते हैं। यानी किससे मिलते हैं? तो क्रूड ऑयल से मिलते हैं। तो ऐसे हम इस टेक्सटाइल इंडस्ट्री को 2 कैटेगरी में इसको डिवाइड कर सकते हैं। एक तो नेचुरल फाइबर बेस्ड कैटेगरी और दूसरा सिंथेटिक फाइबर बेस्ड कैटेगरी। और आज की तारीख में दुनिया में सबसे ज्यादा वस्त्रों का निर्माण, सबसे ज्यादा वस्त्रों का बिजनेस जो हो रहा है वो मैक्सिमम हो रहा है सिंथेटिक फाइबर से। ये पेट्रोकेमिकल, ये क्रूड ऑयल से जो फाइबर्स तैयार होते हैं, ये टेरिकॉट, पॉलिस्टर, ये सब जो है इससे बने हुए जो वस्त्र है वो ज्यादा से ज्यादा बेचे जाते हैं। इनफैक्ट लगभग 65 से लेकर 70% जो बिजनेस है वो इन फाइबर से होता है और बचा हुआ 30 से 35% जो बिजनेस है वो होता है नेचुरल फाइबर से। लेकिन दोस्तों, ये जो ज्यादा से ज्यादा बिजनेस आज वस्त्र उद्योग में हो रहा है, ये जो सिंथेटिक फाइबर, ये जो पेट्रोकेमिकल के फाइबर का जो बिजनेस हो रहा है, ये नॉन सस्टेनेबल है। एक बार ये वस्त्र, ये कपड़े पहनने के बाद, इस्तेमाल करने के बाद जब हम इनको फेंक देते हैं तो ये इसका विघटन नहीं होता, इसका डिग्रेडेशन नहीं होता। नॉर्मली हमारी इस पर्यावरण में माने जो व्यवस्था करके रखी है, बहुत सारी सूक्ष्म जीव है जो हर एक ऑर्गेनिक चीज को उसका विघटन करके उसको रिसाइकल करते हैं, वैसे इसके साथ नहीं होता। आपने देखा होगा कि हमारे शहरों में जो कचरा निकलता है, बहुत सारे कपड़े होते हैं उसमें, बेड के कपड़े हो सकते हैं, डेकोर के कपड़े हो सकते हैं, पहनने वाले कपड़े हो सकते हैं, और ये कपड़े वैसे ही कचरे का हिस्सा हो जाते हैं और इनका विघटन सालों सालों वैसे ही रहते हैं। आज के तारीख में समुद्र में सबसे ज्यादा पोल्यूशन प्लास्टिक के साथ साथ कपड़ों का भी है। पानी खराब करते हैं, जमीन खराब करते हैं, अगर इनको जलाओ तो हवा भी खराब करते हैं। इस सेक्टर, ये जो सेक्टर नॉन सस्टेनेबल, और दूसरा जो सेक्टर है सस्टेनेबल सेक्टर, यानी ऐसे कपड़े जो नेचुरल फाइबर से बनते हैं, जो प्रकृति में जो वनस्पति है, प्राणी है, उनके फाइबर से जो वस्त्र बनते हैं, वो सबकी जो कैटेगरी है वो है सस्टेनेबल कैटेगरी, वो है शाश्वत ऐसी टेक्सटाइल या वस्त्र उद्योग। और आज हम जो बात करेंगे सिर्फ इसी उद्योग की करेंगे। इनफैक्ट एमसीएल में जो हमारा मिशन है कि हमें सस्टेनेबिलिटी की राह पर इस इकोनॉमी को लेके जाना है, तो हमारा एक कंपलसरी काम है कि हम भी इस सेक्टर में काम करें। हम भी इस पूरे जो टेक्सटाइल सेक्टर वस्त्र उद्योग है इसको सस्टेनेबल वस्त्र उद्योग में कन्वर्ट करें। और दोस्तों, जब भी सस्टेनेबल वस्त्र उद्योग की बात आती है, जब इको फ्रेंडली वस्त्र उद्योग की बात आती है, वस्त्र की बात आती है, तो पूरे दुनिया में किसका इस्तेमाल होता है? तो 81% इस्तेमाल होता है कॉटन का। यानी एक तो सिंथेटिक कैटेगरी उसको छोड़ ही देते हैं, जो इको फ्रेंडली कैटेगरी, जो सस्टेनेबल कैटेगरी, इसमें जो भी वस्त्र बनते हैं 81% वस्त्र बनते हैं कॉटन से। उसके बाद 7.8 टू लगभग 8% कपड़े बनते हैं, वस्त्र बनते हैं वो जूट से। और आपको सुन के बहुत खुशी होगी कि सबसे ज्यादा कॉटन, सबसे ज्यादा कपास और सबसे ज्यादा जूट बनाने वाला अगर कोई देश है पूरी दुनिया में तो वो अपना भारत है। यहां तक कि सिल्क की जहां बात आती है, रेशम की बात आती है, तो रेशम में भी हम दूसरे स्थान पे हैं। इस टेक्सटाइल इंडस्ट्री की अगर आप इतिहास देखोगे तो दोस्तों, पूरे मानव जाति के इस संस्कृति के इतिहास में सबसे पहले वस्त्रोद्योग को विकसित करने वाला देश अगर कोई है तो वो भारत है। हमारी सबसे प्राचीन जो संस्कृति के अवशेष हड़प्पा, मोहनजोदड़ो में पाए गए थे, जो हमारी सबसे पुरानी ऐसी संस्कृति हम कहते हैं, सिविलाइजेशन कहते हैं, वहां भी वस्त्र पाए गए। और जो बताते हैं, जो ये साबित करती है कि उस टाइम में भी
वस्त्र एक बहुत ही एस्टेब्लिश्ड ऐसा बिजनेस था, बहुत अच्छी तरह के वस्त्र लोग उस टाइम भी पहनते थे। इनफैक्ट इजिप्ट के जो पिरामिड है, इस पिरामिड में भारत ने बनाए हुए जो वस्त्र है वो उसके टुकड़े पाए गए। ये जो सिल्क रूट था, ये सिल्क रोड था जो पूरी दुनिया में, एंशिएंट प्राचीन दुनिया में ये सब चल रहा था, और जिसमें ईस्ट कंट्री, पूर्व देश, ये पश्चिमी देशों के साथ जो बिजनेस कर रहे थे इस रूट के जरिए, ये रूट से सबसे ज्यादा बिजनेस अगर उस टाइम किसी ने किया होगा तो वो भारत था। और किस चीज का सबसे ज्यादा बिजनेस किया, तो वो भी वस्त्र का था। दोस्तों, मुगल एम्पायर जो भारत में था, वो उस टाइम में हमारा ये वस्त्र उद्योग अपनी चरम सीमा पे था। इस वस्त्रों की जो क्वालिटी थी वो तो पूरी दुनिया में मंजूर थी ही, पूरी दुनिया में उसकी डिमांड थी, लेकिन इस टाइम में इस वस्त्रों के जो डिजाइन थे वो भी बहुत ही ज्यादा मशहूर हुए थे, और हर जगह हर देश में इसकी बहुत ज्यादा डिमांड थी। उसके बाद बंगाल ये बहुत बड़ा सेंटर बना हमारा वस्त्रोद्योग का। इनफैक्ट बंगाल में ढाका और उसके हमारे जो वेस्ट बंगाल का अभी का जो पार्ट है, वहां के में जो भी वस्त्र बनते थे वो पूरे 90% से भी ज्यादा डच लेके जाते थे। जैसे अंग्रेज आए हमारे साथ बिजनेस करने के लिए, उसके पहले डच पोर्चुगीज भी आके गए। तो डच जब आए थे उन्होंने 90% वस्त्र लेते थे और वो लेके जाते थे, और फिर ये डच करते थे बाकी के लोगों को देने के लिए। दोस्तों, और इन पूरे इतिहास में, इस पूरे बिजनेस में, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा जिस वस्त्र का बिजनेस हुआ, जो वस्त्र हमने बेचा, वो था कॉटन टेक्सटाइल, सूती वस्त्र। और ऑफ कोर्स बाद में आ गई ईस्ट इंडिया कंपनी। दोस्तों, क्या आपको पता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना क्यों हुई? ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 में हुई। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना इसीलिए हुई क्योंकि ब्रिटेन में रहने वाले जो मर्चेंट थे, वो जो व्यापारी थे, उनको भारत के साथ वस्त्र उद्योग का बिजनेस करना था। उस टाइम पे जब 1600 तक बहुत सारे जो मसाले के जो बीज है वो बाकी कई सारे लोग लेके गए, और बाकी उन्होंने उस बीज के मसालों की खेती अफ्रीका के या बाकी के किसी एशियन देशों में चालू की थी। लेकिन वस्त्र उद्योग एक ऐसा उद्योग था जो बहुत बड़े स्केल पे भारत कर रहा था, और अंग्रेजों को भी चाहिए था कि इस उद्योग में, इस बिजनेस में हमें भी कुछ फायदा मिले। इसलिए उन सभी जो मर्चेंट थे वो एक हो गए। उन्होंने उनकी जो ब्रिटेन की रानी थी एलिजाबेथ वन, उनसे वो चार्टर परमिशन ली कि हम जाके हम इस ब्रिटेन को रिप्रेजेंट करेंगे, हमारी कंपनी, और भारत के साथ सिर्फ और सिर्फ ये कॉटन, ये टेक्सटाइल बिजनेस करने के लिए उन्होंने एक कंपनी बनाई और उन्होंने बिजनेस चालू कर दिया। लेकिन दोस्तों, जैसे ही इनके हाथ में सत्ता आई, जैसे ही इन्होंने यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन और पॉलिटिकल का कंट्रोल लिया, फिर उन्होंने पूरा फोकस, पूरा ध्यान इस टेक्सटाइल इंडस्ट्री पे ही लगाया। हमारे यहाँ हमेशा जो खेती होती थी वो एक सेल्फ सस्टेनेबल थी, वो जो भी जरूरत चाहिए था उस तरह के वो सर्वसमावेशी कैसी खेती थी। अंग्रेजों ने किसानों को जबरदस्ती उन्होंने कॉटन के ऊपर ढकेला, उन्होंने अपने लिए स्पेशल ऐसे कॉटन के बेल्ट बनाए, तो फिर वो महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान ऐसी जगह पे, ताकि ज्यादा से ज्यादा इस कॉटन का उपयोग करके वो वस्त्रोद्योग में ज्यादा से ज्यादा बिजनेस करें। पहले तो उन्होंने कोशिश की कि पूरे जो कॉटन ले, रॉ मटेरियल ले, और वहां मैनचेस्टर में वहां जाके फैक्ट्री में माल तैयार करे और पूरी दुनिया में बेचा, और उन्होंने बेचा भी। और उसके बाद उन्होंने ये फैक्ट्री यही बनाई, कई सारी फैक्ट्रियों का निर्माण उन्होंने किया भारत में। और ब्रिटेन एकमात्र ऐसे देश, आप क्या सोच सकते हैं ऐसा देश कि जिस देश में 1 हेक्टेयर में भी रॉ मटेरियल तैयार नहीं होता है, कॉटन तैयार नहीं होता हो, लेकिन वो देश दुनिया में सबसे ज्यादा वस्त्रोद्योग का बिजनेस कर रहा है, सबसे ज्यादा टेक्सटाइल में बिजनेस कर रहा है, ज्यादा से ज्यादा पैसा कमा रहा है। और जहां 1% कॉटन तैयार नहीं होता, कौन कर रहा था ये? तो भारत। भारत में ये सब तैयार करके ज्यादा से ज्यादा कॉटन कपड़े तैयार करके पूरी दुनिया को बेचा इन लोगों ने। तो जब तक ये ब्रिटिश राज था, तो सबसे ज्यादा पैसा उन्होंने तो लूटमारी तो की, लेकिन सबसे ज्यादा पैसा उन्होंने बिजनेस करके कमाया, और उस बिजनेस का नाम था टेक्सटाइल इंडस्ट्री। इनफैक्ट ये जो मुंबई शहर, ये जो बसा, मुंबई शहर तो पहले ही 7 आइलैंड थे, बेट थे छोटे छोटे, उसको उन्होंने क्लोज करके एक शहर बनाया,
वो बेड बनाया, और वो उस टाइम की जो भी मिलें थी कपड़े तैयार करने की, 80% से ज्यादा मिल सिर्फ अकेले मुंबई में थी। और इस मुंबई को, इस जो कपड़ा मैन्युफैक्चरिंग करने वाले जगह को बाकी के कॉटन टेक्सटाइल के साथ मिलने के लिए, आई मीन कनेक्ट करने के लिए उन्होंने रेलवे का भी निर्माण किया। इसलिए आप देखोगे ये तो भारत में पहली जो रेलवे की शुरुआत हुई मुंबई में हुई। इसका कारण ही था कि उनको वस्त्र उद्योग ज्यादा से ज्यादा करना था, जो उन्होंने किया। उनकी इसी वजह से मुंबई, बॉम्बे उस टाइम की भारत की आर्थिक राजधानी बनी। सिर्फ इतना ही नहीं, लेकिन अंग्रेज चले जाने के बाद, आजादी के बाद भी और आज तक ये मुंबई भारत की आर्थिक राजधानी है। और उसका एक ही कारण है, और वो है वस्त्र उद्योग। और लेकिन इन सारे समय में, यानी हमारा जो इतिहास है, अंग्रेजों के पहले जो हम इतनी बड़ी इकोनॉमी कर रहे थे, जब अंग्रेज भी अपना बिजनेस कर रहे थे, पैसा कमा रहे थे, और आज तक इस पूरे कालखंड में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारा देश इतना डेवलप्ड देश है, हमारी संस्कृति इतनी ज्यादा डेवलप्ड है कि हमारे देश में हर राज्य में, हर कोने में इस वस्त्र उद्योग को लेके एक अपनी संस्कृति है, वस्त्र को लेके एक अपनी पहचान है, एक अपना फ्लेवर है। तो आप देखोगे कि भारत के हर जगह में एक अलग अलग वस्त्र की पहचान होती है, और उस वस्त्र में काम करने वाले बहुत सारे कारीगर, और ये सुपर स्पेशलाइजेशन में हमेशा कहता हूं कि ये बहुत ज्यादा डेवलपमेंट दिखाते हैं। तो ये डेवलपमेंट का प्रतीक, ये पहचान आज भी भारत में हर जगह है। आज अगर टेक्सटाइल इंडस्ट्री देखेंगे पूरी दुनिया में आज वस्त्र उद्योग लगभग 1700 बिलियन डॉलर का है, यानी ऑलमोस्ट 140 लाख करोड़ का ये माल आज तैयार हो रहा है और बेच रहा है, वस्त्र सिर्फ। और बहुत जल्दी ये बिजनेस जो है ये 2 ट्रिलियन यानी 165 लाख करोड़ इतने का साल का होगा। और इसमें कौन ज्यादा बिजनेस कर रहा है आज की तारीख में पूरी दुनिया में? तो नंबर 1 पे है चीन। चीन ऑलमोस्ट 29% बिजनेस कपड़ों में कर रहा है, वस्त्रोद्योग में कर रहा है। और दूसरे स्थान पे, इनफैक्ट कलेक्टिवली वो चीन से भी ज्यादा है। दूसरे स्थान पे अगर कोई है, या पहले स्थान पे बोल सकते हैं, तो वो कौन है? कोई है तो भाई यूरोपियन यूनियन। यूरोप में जो छोटे छोटे देश है ना, छोटे छोटे देश मिलके, इनफैक्ट वेस्टर्न सिर्फ यूरोपियन देश, वो छोटे छोटे देश, वो पूरी दुनिया में वस्त्रोद्योग का ऑलमोस्ट 1/3, 32% से भी ज्यादा बिजनेस आज की तारीख में कंट्रोल कर रहे हैं। वो देश कंट्रोल कर रहे हैं जिनके पास रॉ मटेरियल का कोई कुछ भी चारा नहीं है, आई मीन कोई सोर्स नहीं है। और भारत जो दुनिया में सबसे ज्यादा वस्त्रोद्योग कर रहा था, आज उसका जो कंट्रीब्यूशन है, उसका शेयर जो है सिर्फ 4% है। दोस्तों अगर आप देखोगे तो पूरी दुनिया में किस तरह के वस्त्रों का ज्यादा बिजनेस होता है, कौन से वो प्रोडक्ट है जो सबसे ज्यादा बेचे जाते हैं, तो ऑलमोस्ट 70 से 75% इन वस्त्रों में बेचे जाते हैं कपड़े, पहनने के कपड़े, फैशन पूरी दुनिया में। और बाद में फिर टेक्निकल, हाउस होल्ड, वो सब होता है। अभी ये जो प्रोडक्ट है जो सबसे ज्यादा बेचे जाते हैं, तो कौन बेच रहा है? तो आज भी अगर आप भारत के किसी भी स्टोर में, किसी भी मॉल में, कहीं भी चले जाइए, ये जो कपड़े हम पहनते हैं, आज भारत की आबादी इतनी है, 142 करोड़ है आज। इतने सारे लोगों को जो वस्त्र लगते हैं, ये जो कपड़ा लगता है, ये जो प्रोडक्ट लगते हैं, कौन बेच रहा है? तो ये सभी वो यूरोपियन कंपनी बेच रही है। आज आप देखोगे तो हमारे लोगों को इतनी सारी जीन्स लगती है, लेकिन जीन्स में एक ब्रांड नहीं है। ये जीन्स में भी अगर आप देखोगे तो आपको लेवाइज, पेपे, रैंगलर, इस तरह की कंपनी है, एक भी इंडियन कंपनी नहीं जो एक्चुअली सिर्फ जीन्स बेच रही हो। अंडरवेयर की भी बात करें तो आज जॉकिन दुनिया के भारत के नंबर 1 कंपनी बन गई। कपड़ों की अगर बात करें तो कपड़ों में भी एरो, जारा, एमएनएस, ऐसी सब कंपनी है। ये सब उस वेस्ट यूरोप में छोटे छोटे देशों से आते हैं। ये देश आज की तारीख में सबसे ज्यादा बिजनेस हमारे देश में कर रहे हैं। ये सेम वैसे ही काम कर रहे हैं जैसे अंग्रेज लोग उस टाइम में कर रहे थे। इनके पास कुछ खुद का रॉ मटेरियल है नहीं, ये अपने यहां आते हैं, अपना रॉ मटेरियल तैयार करते हैं, हमारे लोगों से वस्त्र तैयार करते हैं, हमारे लोगों से उनके प्रोडक्ट तैयार करते हैं, और उसी प्रोडक्ट को अपने कंपनी का थप्पा लगा के पूरी दुनिया में अपने लोगों को यही बेचते हैं। इनफैक्ट जब अंग्रेज आए थे, तब अंग्रेजों के टाइम पे उनको परमिशन लेनी पड़ी, अनुमति लेनी पड़ी उनके मैडम, उनके एलिजाबेथ से,
यहां आने के बाद भी राजाओं को पूछना पड़ा, उनसे परमिशन लेनी पड़ी बिजनेस की वजह से। आज तो बिल्कुल ऐसा नहीं, आज तो बहुत सिंपल हो गया है। आज की तारीख में इस सेक्टर में 100% एफडीआई है। 100% एफडीआई का मतलब है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। कोई भी कंपनी 100% यहां पैसा डाल के, फैक्ट्री डाल के, माल तैयार करके धंधा कर सकती है, बिजनेस कर सकती है, और ऐसा हो रहा है। स्पोर्ट्स में भी अगर आप देखोगे तो ये नाइकी, आदिदास, प्यूमा, ये कंपनियां हैं, यही यूरोप की जो कंपनियां जो स्पोर्ट्स के जो कपड़े हैं वो बेच रही है, हमारे यही सब रॉ मटेरियल वगैरह लेके। इनफैक्ट आपको अंदाजा नहीं, लेकिन जारा, एमएनएस, बेनेटन, लेवाइस, इन कंपनी ने भारत में बहुत सारी इन्वेस्टमेंट की है और यहां फैक्ट्री तैयार करके वो माल तैयार करके बेच रही है। ये सभी कंपनियां वैसे ही काम कर रही है जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी काम कर रही थी आज की तारीख में। और हम क्या कर रहे हैं, तो हम इनके लिए कपड़ा सिलाने का, हम इनके लिए कॉटन से वो कपड़ा तैयार करने का ये काम कर रहे हैं। और इसीलिए हमारा जो कंट्रीब्यूशन है ये पूरे ग्लोबल ट्रेड में ये सिर्फ 4% है। और हमारा जो एक्सपोर्ट अगर आप देखोगे तो हमारा एक्सपोर्ट रेडीमेड गारमेंट्स का है। रेडीमेड गारमेंट्स कौन से गारमेंट, तो इनके कंपनी के लिए जो करने हैं वो गारमेंट्स, कॉटन टेक्सटाइल है, एमएमएफ है, ये सब कुछ है। लेकिन जब नेचुरल सस्टेनेबल टेक्सटाइल की बात आती है तो सबसे ज्यादा नंबर 1 है कॉटन और नंबर 2 पे है ऑफ कोर्स